सबसे पहले आप लोगों के सामने है एक वार्म अप क्विज, इसके बाद में फिर डिटेल में क्वेश्चन करेंगे करंट अफेयर के भी, और कुछ स्टैटिक क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में बोला गया है कि एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस, ये 1976 में ये फर्स्ट मेजर कॉम्प्रिहेंसिव बुक थी जो कि लिखी गई थी। तो कौन थे इसके लेखक, ये आप लोगों को बताना है। और ये इतनी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, बहुत बार एक एवरग्रीन क्वेश्चन है, और जब मैंने आप लोगों को एनसीईआरटी पढ़ाई थी उसमें इसके बारे में डिटेल में बताया भी था, अगर आप लोगों को याद होगा तो। कंबाला के बारे में बात की जा रही है, एक इवेंट है जो कि कंडक्ट किया जाता है संस्कृति फेस्टिवल पे। तो कहां पर ये कंडक्ट कराया जाता है ये आप लोगों को बताना है। कौन सा राज्य था फर्स्ट राज्य जिसके द्वारा 10% रिजर्वेशन इंप्लीमेंट किया गया था, जब गवर्नमेंट के द्वारा जनरल कैटेगरी को 10% रिजर्वेशन देने की बात की थी जॉब और हायर एजुकेशन में इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए। तो ये राज्य का नाम आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट बात की जा रही है यहां पर ये फूड सिक्योरिटी के बारे में बात की जा रही है। तो कौन सी ऐसी कंट्री है, एक तो है यूएई, एक और कंट्री है जिसके द्वारा बोला गया कि इंडिया में वो एग्रीकल्चर फूड अपना उगाएंगी ताकि उनकी कंट्री में फूड सिक्योरिटी को कंप्लीट किया जा सके। तो कौन सी एक कंट्री है, अरब की कंट्री है दोनों, हमारी कंट्री से फूड सिक्योरिटी अपनी कंप्लीट करने की बात करिए, इससे दोनों को फायदा है, उनको खाना मिल जाएगा, गेहूं मिल जाएंगे, अनाज मिल जाएगा, हमारे किसानों को अच्छा रिटर्न मिल जाएगा। तो ये बात यहां पर की गई है। नेक्स्ट बात की जा रही है किसके द्वारा ये डेटा प्रस्तुत किया गया कि 2014 से लेके 2016 तक 26,476 26,476 जो विद्यार्थी हैं उनके द्वारा सुसाइड कमिट किया गया। देखिए मैं हमेशा आप लोगों को इसी के बारे में बोलता हूं, जब भी आप लोगों को लगे कोई ऐसी टेंशन है, कोई इरिटेशन है, हमेशा एक ऐसा इंसान अपने पास में रखिए जिससे आप लोग अपने दिल की बातें बता सकें, और किसी के लिए एक ऐसा इंसान आप भी बनने की कोशिश कीजिए। वरना डिप्रेशन में जरा सी देर में इंसान सुसाइड कर लेता है, कुछ नहीं रह जाता यार, किसी चीज का सोल्यूशन नहीं होता है। अगर प्रॉब्लम का सोल्यूशन सुसाइड करना होता तो जो सारे महान इंसान आज के दिन बैठे हैं ना, पता नहीं कौन कौन सी पोस्ट पर, वो सब पैसे पहले सुसाइड कर लेते कि सोल्यूशन निकाल लो। तो ये हमेशा माइंड में निकाल दो, सुसाइड करना सबसे घटिया चीज है इस धरती पर अगर कोई है तो। एक ऐसी जिंदगी, एक ऐसी लाइफ जो आप लोगों को गॉड, अल्लाह, भगवान, जो भी आप लोग बोले, आपके पेरेंट्स की हेल्प से ये दी गई है, इसको किसी न किसी तरीके से यूटिलाइज करो, ठीक है। तो ये कभी भी वेस्ट नहीं करनी है इस तरीके से कि सुसाइड का नाम लेकर। तो कितना भी टेंशन क्यों ना हो, अपने आप को समझाओ कि सब अच्छे के लिए होता है, और हो सकता है कि इससे आगे और कुछ अच्छा टाइम आने वाला हो, ठीक है। तो ये डेटा किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट बात की जा रही है लगभग 36 ईयर बाद ये यहां पर देवदासी प्रोबेशन ऑफ डेडिकेशन एक्ट 1982 है। तो यहां अब भी यहां पर जो देवदासी बनाई जाती है, देवदासी होती है जो मंदिर में पहले लड़कियों को छोड़ दिया जाता था, एक तरह से दान दिया जाता था मंदिर में लड़कियों को, ताकि वहां पर वो मंदिर में भगवान की दासी बनकर रह सके, तो उनको देवदासी कहा जाता है। ये रोका गया एक राज्य में और अब भी यहां पर देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोगों को बताना है कौन सा ये राज्य है। नेक्स्ट बात की जा रही है 8 में से 9 राज्य इंदिरा साहनी केस में जो 1992 में आया था, इसमें यह बोला गया था कि आप लोग जो है यहां पर जो रिजर्वेशन नहीं दे सकते 10%, और ये जो 10% रिजर्वेशन न देने की बात की गई थी, ये कौन से बेस पर रिजर्वेशन न देने की बात की गई थी, ठीक है, और उस टाइम पर किसकी गवर्नमेंट थी, ये आप लोगों को बताना है। दोनों जब आंसर बताऊंगा तो आप लोग अच्छे समझ पाएंगे मैं किस बारे में और क्यों बात कर रहा हूं। ये जब मैं नेक्स्ट बात करते हैं MGNREGA के बारे में, तो ग्राम पंचायत के हिसाब से माने अगर यहां पर तो इंप्लीमेंट किया गया ग्राम पंचायत एक्ट, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का जो कि 4th आप लोग यहां पर देखने को मिलता है, पार्ट में आता है। आर्टिकल कौन सा है इसमें जो बोलता है राइट टू वर्क होना चाहिए डीपीएसपी के अंदर। दूसरा कौन सा आर्टिकल है यहां पर, ये फंडामेंटल राइट का आर्टिकल है जो बोलता है राइट टू लाइफ विद डिग्निटी होनी चाहिए। पार्ट 3 में आते हैं फंडामेंटल राइट 12 से 35 आर्टिकल में। तो ये आप लोग के क्वेश्चन बताने हैं, सारे एवरग्रीन क्वेश्चन है, कई सारे एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुके हैं। अभी आंसर बताऊंगा, अगर एक भी आंसर सही नहीं है तो टेंशन नहीं लेना, और ज्यादा खुश हो जाना है कि वाह आज तो इतने सारा सीखने को मिल गया। बस ऐसे ही तो करना है, और करने क्या, टेंशन फ्री रहो, बिल्कुल एंजॉय करो लाइफ को, ठीक है। देख लेते हैं आइए आंसर। सबसे पहले एडम स्मिथ, एनसीईआरटी याद आ रही होगी आप लोगों को, जब मैंने आप लोगों को पढ़ाई थी 12th की एनसीईआरटी का 1 सितंबर में डिटेल में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। तो ये था यहां पर जिन्होंने 1776 में यहां पर ये कॉम्प्रिहेंसिव बुक दी थी जिसका नाम था एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन, यानी कि किस कंट्री के पास में कितनी वेल्थ है, वो कहां से निकल कर आती है, तो इसके बारे में इनके द्वारा बताया गया था। जैसे मैंने आप लोगों को एक उदाहरण भी दिया था कि अगर बात करें अफ्रीका कॉन्टिनेंट में रिसोर्सेज है पर लेकिन उसको यूज करने का तरीका नहीं जानते हैं, यूरोप कॉन्टिनेंट में रिसोर्सेज नहीं है पर टेक्नोलॉजी है वो यूज करने का तरीका जानते हैं, इसलिए वो अमीर है। ये है यहाँ पर बात की जा रही है कर्नाटका में ये संस्कृति फेस्टिवल देखने को मिलता है, तो इसके बारे में याद रखिएगा। इस टाइम पर यहाँ पर ये है कंबाला, ठीक है। नेक्स्ट गुजरात है यहाँ पर जिसने 10% रिजर्वेशन सबसे पहले इंप्लीमेंट किया गया था। सऊदी अरेबिया है एक दूसरी कंट्री जिसके द्वारा फूड सिक्योरिटी की बात की जा रही है, हमारी कंट्री में अनाज उगाने की बात की जा रही है किसानों की हेल्प से। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा डेटा प्रस्तुत किया गया जिसमें बोला गया कि इतने बच्चों के द्वारा सुसाइड किया गया है। कर्नाटका देवदासी प्रोबेशन ऑफ डेडिकेशन
एक्ट 1982 है, जिसके द्वारा यहां पर ये बोला गया कि ऐसा नहीं होना चाहिए, पर होता है, आज भी देवदासीज देखने को मिलती है मंदिर में। ये थे यहां पर नरसिम्हा राव, जिनकी गवर्नमेंट थी उस टाइम पर। इंदिरा साहनी का केस आया था, ये बोला था अनकॉन्स्टिट्यूशनल है अगर आप लोग रिजर्वेशन देते हैं इकोनॉमिक क्राइटेरिया रखते हुए। हमारे संविधान में बोला गया कि एजुकेशनल और सोशली बैकवर्ड सेक्शन को आप लोग रिजर्वेशन देना है, ना कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को रिजर्वेशन देना है। क्योंकि अगर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन आप लोग रखते हैं तो ये कभी भी आप लोग कंप्लीट नहीं कर पाओगे। यानी कि आज मान लीजिए मेरे पास में 2 लाख रुपए हैं, आप लोगों के पास में मान लीजिए 20 लाख रुपए हैं, आगे चलकर आप लोगों के पास में 40 लाख रुपए हो गए और मेरे पास में चल के 4 लाख रुपए हो गए, मैं फिर भी गरीब हूं आप लोगों के कंपेयर में। आप फिर चले, आप लोगों के पास में 50 लाख रुपए हो गए, मेरे पास में 15 लाख रुपए हो गए, मैं अब भी गरीब हूं आप लोग कंपेयर में। अगर कल को चल के मेरे पास में 60 लाख रुपए हो जाए, आप लोगों के पास में 55 ही रह जाए, अब मैं अमीर हो गया आप लोगों के कंपेयर में। तो कहने का मतलब यहां पर यह कंपेरेटिवली गरीबी चलती रहेगी हमेशा और कभी भी रिजर्वेशन खत्म नहीं होगा अगर इकोनॉमी के बेस पर आप लोग देते हैं। इसलिए इकोनॉमी के बेस पर रिजर्वेशन देने के लिए मना किया था। ग्राम पंचायत एक्ट आप लोग को देखने को मिलता है, ये पार्ट 4 की बात की जाती है, आर्टिकल 41, जो कि प्रोवाइड कराता है राइट टू वर्क, और इसी के साथ में आर्टिकल 21 फंडामेंटल राइट पार्ट 3 12 से 35 तक आर्टिकल, ये राइट टू लाइफ विद डिग्निटी की बात करता है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये, तो इसके बारे में पता होना चाहिए। आगे चलते हैं, अब डिटेल में क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, यहां पर बात की जा रही है एक बुद्धा की स्टेचू के बारे में। तो ये समाधि बुद्धा, जो इस पोजीशन में बुद्धा बैठा होता है, उसके बारे में बात की जा रही है और करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। रिसेंटली अभी ये न्यूज में थी। समाधि बुद्धा एक फेमस स्टेचू है, यहां पर ये है, नाम याद रखिएगा इसका, महाअमेवना पार्क इन अनुरुद्ध। ये यहां पर कहां पर है? अनुरुद्धपुरा, श्रीलंका के अंदर। तो यहां पर ये इस पोजीशन में बैठे हैं बुद्धा, समाधि पोजीशन में। तो ये जो पोजीशन है यहां पर, ये एक ध्यान मुद्रा है, अभी आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो मेडिटेशन यहां पर बताता है जब इनलाइटनमेंट बुद्धा जी को मिला था। यानी कि एक तरीके से यहां पर ये जब इनलाइटनमेंट की, यानी कि ज्ञानोदय हुआ था इनको, जब वो नहीं कहते ज्ञान की प्राप्ति होगी, तो उस टाइम के यहां पर ये एक तरीके की स्टेचू है। तो इसके बारे में आप लोगों को बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। ए में बोला गया है 1 ओनली, बी में बोला गया 2 ओनली, सी में बोला गया बोथ, डी में बोला गया नन। एक बार देख लेते हैं आंसर क्या है। आंसर है इसका सी सही, यानी कि दोनों। अभी न्यूज में क्यों था? श्रीलंका के प्रेसिडेंट है मैत्रीपाला सिरिसेना, इनके द्वारा हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को अभी ये स्टेचू यहां पर दी गई थी। ये स्टेचू जो मैंने अभी आप लोगों को बताई, श्रीलंका में यहां पर जो पार्क है उसमें सिचुएटेड है। और ये समाधि जो है यहां पर एक तरीके से जो मुद्रा है यहां पर, ये ध्यान मुद्रा है, ये एनलाइटनमेंट की मुद्रा है कि हाँ एनलाइटनमेंट प्राप्त हो चुका है। 7 फुट 3 इंच की यहां पर ये हाइट है, जो कि यहां पर देखने को मिली, और डोलामाइट की, मार्बल की बनी हुई है। ठीक है, तो इसके बारे में याद रखते हैं, इसलिए यहां पर ये रिसेंटली अभी न्यूज में थी। नेक्स्ट काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये बात की जा रही है कंट्री के बारे में जिसमें वहां पर फॉरेस्ट यानी कि पेड़ पौधों को लिविंग एंटिटी का दर्जा दे दिया गया है। लिविंग एंटिटी मतलब जैसे जिंदा इंसानों को ट्रीट किया जाता है ना, इंसानों के राइट होते हैं, ऐसे ही एक कंट्री है यहां पर जिसके द्वारा बोला गया कि पेड़ पौधे भी यहां पर लिविंग एंटिटी होते हैं, वहां पर इसको लिविंग एंटिटी का दर्जा दे दिया गया है। कौन सी है वो कंट्री? ए में बोला गया भूटान, बी में बोला गया ई सिल्वाडोर, सी में बोला गया कोस्टारिका, डी में बोला गया नेपाल। अपना आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसके बाद में आंसर देखिएगा। आंसर है जो इसका यह है बी, यानी कि ई सिल्वाडोर। ई सिल्वाडोर के द्वारा अभी यहां पर हिस्टोरिक यहां पर मूव उठा गया कि जो फॉरेस्ट है उनको लाइव एंटिटी का दर्जा दिया गया। प्रिजर्व करने के लिए फॉरेस्ट की जरूरत है, क्योंकि काफी लार्ज स्केल पर जो पेड़ पौधे हैं वो काटे जा रहे थे। ई सिल्वाडोर लगभग 85% जो फॉरेस्ट है वो लॉस्ट कर चुका है 1960 से। 1960 से लेके अब तक का ये कंट्री, जो कि हाँ आप लोगों को देखने को मिलती है, ये बेसिक जो रीजन हो गया, ऊपर यूएसए, नीचे हो गया आप लोग यहाँ पर साउथ अमेरिका, ये हो गया हमारी कंट्री। यहां से कंपेयर कर देख सकते हैं, तो अपने प्यारे भारत से कंपेयर करिए तो 85% जो यहां पर जो फॉरेस्ट है वो खत्म हो चुके हैं। ठीक है, तो लॉस्ट कर चुका है यहां पर नेटिव फॉरेस्ट। अगर आप लोग देखें, अगर इस तरीके से आप लोग देखकर चलते हैं तो ये काफी बड़ी बात यहां पर हो जाती है। तो कैसे इसको कंट्रोल किया जाना? तो लाइव एंटिटी बोल दिया। अब कोई अगर काटेगा तो फिर यहां पर उसके खिलाफ कुछ ना कुछ तो स्टेप उठाया जाएगा। ठीक है, अर्थ ने लॉस्ट कर दिया 85% ऑफ इट्स नेटिव फॉरेस्ट, ये भी माना जा रहा है। यानी कि पृथ्वी पर हर जगह आज के डेट में फॉरेस्ट अंधाधुंध कटाई हो रही है, जो कि आने वाली जनरेशन के लिए तो दूर, हमारे लिए भी सही नहीं है, तो आने वाली जनरेशन के लिए कहां से सही होगा? आंसर भी हो गया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करता है साइक्लोन के बारे में। तो साइक्लोन के बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये आप लोगों को बताना है। एक एक कर यहां पर देख लेते हैं। पहले बोला गया कि जो साइक्लोन होता है वो सस्टेन करता है वेरी लो जो प्रेशर होता है। ठीक है, तो कोर में, यानी कि इस तरीके से जो साइक्लोन आप लोगों को देखने को मिलता है यहां पर, तो जो कोर में यहां पर प्रेशर होता है वो काफी लो होता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट है। दूसरा बोला गया है कि बहुत कम साइक्लोन आप लोगों को देखने को मिलते हैं अरेबियन सी में, पर लेकिन जो भी साइक्लोन होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं एज कंपेयर टू बे ऑफ बंगाल के कंपेयर में। यहां पर देख लीजिए, बोला गया कि अरेबियन सी में लो साइक्लोन देखने को, यानी कि कम साइक्लोन देखने को मिलते हैं, पर जो भी होते हैं वो बे ऑफ बंगाल से ज्यादा तकड़े होते हैं, ताकतवर होते हैं, ऐसा कुछ बोला गया है दूसरी स्टेटमेंट में। तो कौन सी स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है ये आप लोगों को बताना है।
ए में बोला गया वन ओनली, बी में बोला गया टू ओनली, सी में बोला गया बोथ, डी में बोला गया नन। तो जो आंसर सही है कमेंट बॉक्स में लिखिए, क्योंकि साइक्लोन के चैप्टर में अलग से मैंने डिटेल में आप लोगों को पढ़ाया था। तो जो सही आंसर है यहाँ पर वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये फर्स्ट आंसर सही है, सेकंड आंसर यहाँ पर गलत है। तो आंसर क्या हो गया यहाँ पर? आंसर हो गया ए। डिटेल में जान लेते हैं थोड़ा सा। साइक्लोन जो रहता है लो प्रेशर रहता है कोर में, वो तो आप लोगों को पता है, जिसकी वजह से यहाँ पर ये आप लोगों को साइक्लोन बनता हुआ नजर आता है। ये जो लो प्रेशर एरिया होता है यहाँ पर, ये कहीं ना कहीं एक तरीके से जो हवा चलती है आप लोग वो भी देख सकते हैं, सराउंडिंग जो एरिया होता है वहां पर, उसके घूमने से वहां पर एक तो सबसे पहले तो यहाँ पर जो हवा का डिफरेंस होता है, ठीक है। इसी के साथ में सबसे बड़ा जो डिफरेंस होता है वो होता है टेम्परेचर का। 27 डिग्री टेम्परेचर एक ऐसा टेम्परेचर है जो कि साइक्लोन को जनरेट होने के लिए एक बहुत ही वैलिड टेम्परेचर है बे ऑफ बंगाल वाले रीजन में। तो इसलिए यहाँ पर काफी ज्यादा साइक्लोन देखने को मिलते हैं। जो साइक्लोन कॉमन रहते हैं मैक्सिमम ये जून के महीने में देखने को मिलते हैं। अगर बात करें हम लोग अरेबियन एरिया वाले रीजन में, अगर यहाँ पर बे ऑफ बंगाल वाले रीजन में यहाँ पर मैक्सिमम आप लोगों को साइक्लोन देखने को मिलते हैं, पर लेकिन बे ऑफ बंगाल वाले रीजन में ही जो साइक्लोन है वो ज्यादा ताकतवर रहते हैं एज कंपेयर टू अगर बात करें बे ऑफ यहाँ पर अरेबियन सी वाले रीजन में। तो ये आप लोगों के माइंड में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ज्यादा साइक्लोन आते हैं वो भी यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। एक मिनट फिर से दिखा देता हूं। ज्यादा सीवियर साइक्लोन भी आप लोग यहां पर देखने को मिलेंगे बे ऑफ बंगाल में, और ज्यादा ताकतवर और ज्यादा साइक्लोन भी आप लोग यहीं पर ही देखने को मिलेंगे। यानी कि ताकत में भी ज्यादा और वैसे भी ज्यादा दोनों साइक्लोन आप लोग यहां पर देखने को मिलेंगे। 120 साल का अगर एवरेज निकाले यहां पर 14% साइक्लोन ओनली यहां पर ऐसे हैं जो कि यहां पर आप लोगों को रिकॉर्डेड देखने को मिलेंगे अरेबियन सी में, और इसमें से 23% ऐसे हैं जो सीवियर साइक्लोन रहे हैं ओनली, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट लास्ट वाली याद रखिएगा, साइक्लोन ज्यादा ताकतवर बे ऑफ बंगाल में ही होते हैं, ठीक है। ये मैंने आप लोगों को डिटेल में पढ़ाया भी था, अगर आप लोगों को याद आ रहा होगा तो, ठीक है। ये हो गया ए आंसर। आगे चलते हैं। ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। बात की जा रही है रेसिप्रोकल ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में। एक तरीका पारस्परिक व्यापार समझौता आप लोग बोल सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है दोनों तरफ से फायदा। यानी कि आप लोग बिल्कुल ऐसे बोल सकते हैं कि आप लोग जैसे आप लोग किसी को जाकर अगर पढ़ाते हैं, मैं आप लोगों को पढ़ाता हूं, आप लोग किसी को जाकर पढ़ाते हैं, तो पढ़ाने का आप लोगों का फायदा क्या होगा? आप लोगों का तैयार भी हो जाएगा, यानी कि आप लोगों का तैयार हो जाएगा, जो आप लोग पढ़ा रहे हैं किसी को, रिवीजन आप लोगों का हो जाएगा और सामने वाले को भी कुछ सीखने को मिल जाएगा। इस तरीके से आप लोग देखते हैं, तो दोनों का फायदा हो गया। अगर एक बार किसी को आपने पढ़ा दिया तो इसका मतलब आप लोगों ने आउटपुट दिया है, अपने दिमाग से बाहर निकाला है चीजें, और यही आप लोग एग्जाम में करना होता है। तो एग्जाम में फिर आप लोग कौन रोक देगा क्लियर करने से, अगर इस तरीके से आप लोग करेंगे काम को। तो रेसिप्रोकल अगर ट्रेड एग्रीमेंट की बात करें तो यहां पर बोला जाता है कि प्रीफरेंशियल एग्रीमेंट है, ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, ये कस्टम यूनियन यहां पर एक तरीके से बोल सकते हैं आप लोग, सीमा शुल्क जो लगाया जाता है उसके बीच का देखने को मिलता है, कॉमन मार्केट यहां पर देखने को मिलती है। तो कौन सी स्टेटमेंट यहां पर सही है? ए में बोला गया 1 2 4, बी में बोला गया 1 2 3, सी में बोला गया 2 3 4, डी में बोला गया 1 2 3 4। तो कौन सा आंसर सही है? तो जो सही आंसर है वो मैं आप लोगों को बता देता हूं, उसके बाद में आप लोगों को आंसर डिटेल में बताता हूं। आंसर जो सही है यहां पर ये है डी। रीजन क्या है? सबसे पहले तो प्रेफरेंशियल जो ट्रेड की बात की जा रही है, आप लोगों को पता है जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस की जो अभी रिसेंटली न्यूज में था, यूएसए ने हमसे छीन लिया है। उसका मतलब क्या था कि हमारे प्रोडक्ट को वहां पर कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा। तो ये बेसिक पर्पज था। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का भी यही पर्पज रहता है कि आसानी से जो यहां पर खासकर जो गुड्स और सर्विस है वो बाउंड्री के एक दूसरी तरफ में आसानी से जा सके। कस्टम यूनियन जो सीमा शुल्क होता है उसको भी कम कर किसी पर्टिकुलर कंट्री को फायदा पहुंचाया जा सकता है। कॉमन मार्केट बनाकर कि हाँ हमारे कंट्री में भी ऐसी चीजें, अपनी कंट्री में भी, तो दो कंट्री आपस में मिलकर भी यहां पर ऐसा व्यापार कर सकते हैं जिसकी वजह से रेसिप्रोकल ट्रेड एग्रीमेंट यहां पर हो जाए, इनके दोनों कंट्रियों को फायदा हो जाए। तो ये चारों ही स्टेटमेंट यहां पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने काफी इंटरेस्टिंग, काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप लोगों को जरूर पता होना चाहिए। भारत स्टेज नॉर्म के बारे में बात की जा रही है। क्या है भारत स्टेज नॉर्म अभी बताऊंगा, पहले क्वेश्चन आप लोग बताइए। गवर्नमेंट के द्वारा अभी डिसाइड किया गया है यहां पर जो भारत स्टेज 4 है उससे सीधा 6 पर जाने के लिए, और 5वां जो भारत स्टेज है उसको खत्म कर दिया, यानी कि उसको वेनिश कर दिया, और ये इंप्लीमेंट किया जाएगा 1 अप्रैल 2020 से हमारी कंट्री में। नेक्स्ट बोला गया कि ये जो है यहां पर अप्लीकेबल होगा जो खासकर 4 व्हीलर है या फिर कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट है, जो बड़े बड़े व्हीकल होते हैं उनके ऊपर इंप्लीमेंट होगा। ये जो 2 व्हीलर वगैरह है या फिर 3 व्हीलर वगैरह है उनके ऊपर इंप्लीमेंट नहीं होगा, जो कि लेस पोल्यूटेड है। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये बताना है। ए में बोला गया 1 ओनली, बी में बोला गया 2 ओनली, सी में बोला गया बोथ, डी में बोला गया नन। तो कौन सा सही है आंसर, ये आप लोग बताइए। तो आंसर सही है यहां पर ए, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। भारत स्टेज एक तरीके से ये कैसी स्टेज होती हैं? ये ऐसी स्टेज होती है आज की डेट में कोई व्हीकल आप लोग यूज कर रहे हैं, वो ईंधन जो यूज कर रहा है वो ऐसा ईंधन नहीं है कि एनवायरमेंट के फायदे के लिए है। आप लोग आज के डेट में डीजल पेट्रोल की गाड़ी यूज कर रहे हैं, आगे चल के इलेक्ट्रिसिटी पे फोकस देना है, या फिर डीजल पेट्रोल की जगह कोई अपग्रेडेड ईंधन लेके आना है जिसका एनवायरमेंट पर कम नुकसान पहुंचे। यानी कि
इन्वायरमेंट और सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए अपग्रेड किया जाता है यहाँ पर गाड़ियों को, ताकि उसकी वजह से ज्यादा नुकसान न देखने को मिले। तो ये होता है यहाँ पर भारत स्टेज। ठीक है, तो भारत स्टेज यहाँ पर अभी हमारी कंट्री में 5वें नॉर्म को खत्म कर दिया है, सीधे चौथे पे से 6ठे पर हम लोग कूद गए। क्यों? क्योंकि पॉल्यूशन इतना ज्यादा है हमारी कंट्री में, उसको कर्व करने के लिए ये करना जरूरी था। पहली स्टेटमेंट। दूसरी स्टेटमेंट में यहाँ पर यह बोला गया है कि देखिए यहाँ पर जो 4 व्हीलर है या फिर हाई कंस्ट्रक्शन जो इक्विपमेंट है उन पे नहीं लगेगा, गलत बात है। ये नहीं कि उन पर लगेगा ओनली, ये सब पर लगेगा। 2 व्हीलर, 4 व्हीलर, 3 व्हीलर, हाई कंस्ट्रक्शन या फिर जो भी है, हर एक के ऊपर ये इंप्लीमेंट होगा। तो ये स्टेटमेंट यहां पर गलत हो गई, तो इसके बारे में याद रखिएगा, हर एक के ऊपर ये इंप्लीमेंट होने वाला है, जिसको आप लोग यहां पर अभी बोला गया है। ठीक है, तो बी आंसर यहां पर आप लोगों के सामने सही है, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सॉरी, बी नहीं है, ये ए है। ठीक है, ये गलत है, यहाँ पर ए कर दूंगा। जब पीडीएफ आप लोग डाउनलोड करेंगे तो आप लोगों को ए मिल जाएगा। तो यहाँ पर ए सही है, बाकी का आप लोगों को मैंने सारा बता दिया। इसको इंप्लीमेंट करना है 1 अप्रैल से हमारी कंट्री में, और ये हर एक व्हीकल के ऊपर इंप्लीमेंट होने वाला है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने यहाँ पर बात कर रहा है एक्यूट एन्सेफेलाइटिस सिंड्रोम के बारे में, और कई क्वेश्चन मैं आप लोगों को डिस्कस करा चुका हूं अलग अलग एंगल से। अब आप लोगों के क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। इनकरेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पर पूछी गई है। बात की जा रही है जो डिसीज आउटब्रेक देखने को मिलता है, ये ड्यूरिंग विंटर में आप लोगों को देखने को मिलता है, यानी कि सर्दी के महीने में। जापानीज इंसेफेलाइटिस जो वायरस है यहाँ पर, ये मेजर कोज है यहाँ पर जो हमारी कंट्री में, जो यहाँ पर एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम के लिए। ठीक है, तीसरी स्टेटमेंट में बोला गया कि यहाँ पर एक्यूट एन्सेफेलाइटिस जो सिंड्रोम है इफेक्ट करता है नर्व सिस्टम को, और मोस्ट कॉमनली यहाँ पर खासकर ओल्ड जनरेशन के ऊपर काफी इंपैक्ट डाल रहा है। तो कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? ए में बोला गया 1 and 3, बी में बोला गया 1 and 2, सी में बोला गया 2 and 3, डी में बोला गया 1, 2 and 3। करेक्ट स्टेटमेंट बताइए, फिर आप लोग आंसर देखिएगा। तो यहां पर आप लोगों के सामने जो सही आंसर है ये है ए। बिहार में अभी 188 के करीब बच्चों की यहां पर जान जा चुकी है। ये एक्यूट एन्सेफेलाइटिस सिंड्रोम की वजह से यहां पर काफी सारे लोगों की यहां पर जान जा चुकी है, और ये जनवरी में भी यहां पर आप लोगों को देखने को मिली थी, केस निकले थे, और अभी रिसेंटली आप लोग यहां पर जान भी देख सकते हैं, बहुत सारे बच्चों की जान चली गई। ठीक है, तो इसी के बारे में यहां पर बात की जा रही है। तो ये सर्दियों में बोला गया, सर्दियों में नहीं गर्मियों में देखने को मिलता है। तो मानसून में या फिर गर्मी में बिहार में मैक्सिमम आप लोगों को देखने को मिला। और ये जो होता है यहाँ पर वायरस, फंगी या वायरस, बैक्टीरिया, फंगी, ये इस तरीके से अगर कोई भी आप लोगों को कि वायरस से होगा, बैक्टीरिया से होगा, बस नहीं, सबसे होता है। जापानीज इंसेफेलाइटिस जो है ये मोस्ट कोजेज यहां पर कॉमन, जो यहां पर एक्यूट इंसेफेलाइटिस है इसको बढ़ाने के लिए, तो ये कॉमन कोज यहां पर निकल कर आता है। तो ए आंसर यहां पर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने यहां पर देखने में काफी बड़ा लग रहा है, पर काफी आसान क्वेश्चन है। बात की जा रही है यहां पर करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है इनमें से? वाटर सप्लाई, इरिगेशन, कैनाल या फिर ड्रेनेज। ये जो भी आप लोगों को देखने को मिलता है, ये अगर आप लोग लिस्ट की बात करें 7 शेड्यूल में जो लिस्ट आती है, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, तो उसमें यूनियन लिस्ट यानी कि सेंट्रल लिस्ट में आता है। ठीक है, और इंटर स्टेट जो रिवर यहां पर है वो यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा स्टेट लिस्ट के अंदर में। पहली स्टेटमेंट। दूसरा बोला गया कि सुप्रीम कोर्ट जो यहां पर वो डिक्लेयर करता है राइट टू डिसेंट इन्वायरमेंट, जो कि यहां पर आर्टिकल ये 21 के अंदर आता है। पता नहीं कितनी बार आप लोगों को ये रिलेटेड स्टेटमेंट मैंने आप लोगों को बताई है जब हम लोग नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के बारे में बात करते हैं। पार्लियामेंट यहां पर लॉ प्रोवाइड करा सकती है, किससे रिलेटेड यहां पर यह बात की जा रही है, एजुकेट करने के लिए। अगर यहां पर रिवर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम निकल कर आ रही है, डिस्ट्रीब्यूशन के वाटर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है उसके बारे में, या फिर रिवर वैली से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ए में बोला गया 1 and 3, बी में बोला गया 2 and 3, डी में, सी में बोला गया 1 and 2, डी में बोला गया 1, 2 and 3। तो सही स्टेटमेंट आप लोगों को यहां पर बतानी है। सही स्टेटमेंट है यहां पर बी। ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट यहां पर गलत है, क्योंकि ये अपोजिट मैंने कर दिया है। स्टेट लिस्ट की जगह सेंट्रल लिस्ट आएगा, क्योंकि ये वाटर, ड्रेनेज, ये सारे सिस्टम है लोकल एरिया का काम, तो ये स्टेट लिस्ट में आएगा, ना कि सेंटर में। और लेकिन अगर डिस्प्यूट चल रहा है, कोई डेवलपमेंट की बातें की जा रही है इंटर स्टेट के बारे में, तो ये आप लोगों को स्टेट लिस्ट में देखने को नहीं मिलेगा, ये सेंट्रल लिस्ट में देखने को मिलेगा। आर्टिकल 21 राइट टू एक अच्छे इन्वायरमेंट की बात करता है, तो इसी के बारे में यहां पर आप लोगों के सामने है। और बाकी ये पार्लियामेंट के हाथ में पावर रहती है। आप लोगों ने सुना होगा इंटर स्टेट रिवर काउंसिल जो बनाई जाती है, तो उसी के बारे में यहां पर बात की जा रही है। ठीक है, तो ये कंप्लीट आप लोगों के सामने यहां पर, तो इसके बारे में याद रख सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। खासकर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बनाया ही इस आर्टिकल के थ्रू था, इंस्पिरेशन लेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने यहां पर ये स्टैटिक क्वेश्चन है। बात की जा रही है कौन सा आर्टिकल है हमारी कंट्री में जो कि बात करता है संविधान में अपॉइंटमेंट के बारे में, प्राइम मिनिस्टर और अदर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होते हैं हमारी कंट्री में उनके बारे में, यानी कि प्राइम मिनिस्टर और यहां पर इसके बारे में जो मिनिस्टर होते हैं उनका अपॉइंटमेंट के बारे में कौन सा आर्टिकल बात करता है? 76, 74, 75 या फिर 72? तो सही आंसर बताइए। और रिसेंटली अभी इलेक्शन भी हुए, तो इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। तो आंसर जो सही है यहां पर यह है आर्टिकल 75। ठीक है, तो 75 बताता है कि हमारी कंट्री में प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए और अदर मिनिस्टर होने चाहिए।
और अपॉइंट कौन करेगा इनको, ये भी क्वेश्चन बनता है। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यहां पर अपॉइंट करते हैं। एडवाइस किसके द्वारा किया जाता है, प्राइम मिनिस्टर के द्वारा एडवाइस किया जाता है अपॉइंट करने के लिए। ये भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि बोल देते हैं गवर्नर एडवाइस करता है, चीफ जस्टिस ऑफ एडवाइस करते हैं, तो इसके बारे में कंफ्यूजन नहीं रखना है। अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ये तो बहुत बार पूछा जा चुका है। बात की जा रही है कि टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर जो हमारी कंट्री में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में देखने को मिलते हैं वो किससे ज्यादा एक्सीड नहीं करने चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होने चाहिए। 10% ऑफ टोटल मेंबर ऑफ द हाउसेज ऑफ द पीपल, यानी कि लोकसभा, तो इससे 10% से ज्यादा नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट में बोला गया कि 15% से ज्यादा नहीं होने चाहिए टोटल मेंबर जो हैं, 20 से ज्यादा नहीं होने चाहिए मिनिस्टर यहां पर, और 25 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, यानी कि मिनिस्टर की संख्या किससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये आप लोगों को बताना है। तो जो सही आंसर है यहां पर आप लोग बताइए, उसके बाद में आंसर देखिएगा। सही आंसर यहां पर सी, यानी कि 15% ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द मेंबर ऑफ द हाउसेज ऑफ द पीपल, इससे ज्यादा नहीं होने चाहिए अगर यहां पर बात की जाए मिनिस्टर के बारे में, ठीक है। तो ये जरूर है यहां पर। और जो बात की जाती है ये 15% की, ये इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर को बाहर नहीं रखा गया है, तो टोटल मिलाकर 15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आंसर बी हो गया। आगे चलता हूं। नेक्स्ट जो बात की जा रही है यहां पर, ये काफी इंपॉर्टेंट है। हमारी कंट्री में एक रिलेशन होता है, प्रेसिडेंट के नाम पर सारे काम किए जाते हैं। तो प्रेसिडेंट को कौन बताता है कि उनके नाम पर ये काम किए जा रहे हैं, सही है या गलत है, कौन प्रेसिडेंट तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचाता है, आर्टिकल 78 के तहत होम मिनिस्टर बताते हैं प्रेसिडेंट को जाकर ये काम हो रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर बताते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जो कि यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलते हैं आर्टिकल 76 के तहत यहाँ पर ये बताए जाते हैं। या फिर फाइनेंस मिनिस्टर हमारी कंट्री में ये बताता है प्रेसिडेंट को जाकर कि हाँ ये काम होने वाला है। तो कौन प्रेसिडेंट को जाकर बताता है, होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल या फिर फाइनेंस मिनिस्टर। अपना आंसर बताइए, उसके बाद में आंसर देखेगा। सही आंसर जो है यहाँ पर ये है बी। तो बी है यहाँ पर 78 आर्टिकल में ये यहाँ पर बताते हैं प्राइम मिनिस्टर जाकर ये कम्युनिकेट करते हैं ऑल मैटर पर, जो भी डिसीजन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा लिए जाते हैं, ये प्रेसिडेंट को जाकर बताते हैं कि ऐसा कुछ होने वाला है और ऐसा कुछ हो रहा है, क्योंकि उन्हीं के नाम पर सारे काम ये किए जाते हैं, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। रिसेंटली अभी जो हमारी कंट्री में इलेक्शन हुआ, आप लोगों से क्वेश्चन बन सकता है।